हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी में अभी अभी एक बड़ी ऑफिशियल अपडेट आई है। देखिए, वेबसाइट पे एक लेटेस्ट नोटिस पब्लिश किए गए हैं और रिजल्ट से पहले दोस्तों एक बड़ा कोरिजेंडम किया गया है, एक बड़ा बदलाव किया गया है। तो आइए पूरी अपडेट को देख लेते हैं कि क्या क्या चेंजेज अभी रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा किए गए हैं और सारी अपडेट देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेस्ट टू पास बाई करनी है, देखिए उनके लिए अभी बहुत अच्छा अवसर है। आज इस ऑफर को अवेल करने का अंतिम मौका है और दोस्तों काफी भारी डिस्काउंट यहाँ पे दिए जा रहे हैं। देखिए, ईयरली टेस्ट टू पास मात्र आप लोग 270 रुपए में बाई कर सकते हो। इसके लिए बाई करते समय कूपन कोड में न्यू टाइप कीजिएगा NEW, तुरंत ही आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएंगे। और इसके बाद जितने गवर्नमेंट एग्जाम है रेलवे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट दे सकते हो। SSC, बैंकिंग और भी डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम के मॉक टेस्ट आप लोग लगा सकते हो। इसके अलावा काफी सारे एक्साइटिंग ऑफर्स भी हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएगी, वहां से चेक करिएगा और चाहो तो जरूर आप लोग इस ऑफर का फायदा उठा लीजिएगा, बाय कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे मैंने आरआरबी भोपाल जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है और अभी अभी यहाँ पे लेटेस्ट नोटिस जारी कर दिया गया है। आरआरसी ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए एक नया एडेंडम और कोरिजेंडम की नोटिस आ चुकी है। CEN RRC 1/2019 6/12/2022 डेट में एडेंडम नंबर 2 टू कोरिजेंडम एंड अमेंडमेंट नंबर 4। तो ये रही ऑफिशियल नोटिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। देखिए, एडेंडम नंबर 2 टू कोरिजेंडम एंड अमेंडमेंट नंबर 4 डेटेड 7/4/2022 रिगार्डिंग पैरा नंबर 15.1 ऑफ डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN RRC 1/2019 लेवल 1 पोस्ट रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7 CPC डेट ऑफ इशू 6/12/2022। यानी फ्रेंड्स, रिजल्ट से पहले देखिए यहाँ पे फिर से आपके जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है उसमें एक बड़ा बदलाव किया गया है और जो आपकी नोटिफिकेशन है उसके पैरा नंबर 15.1 में यहाँ पे एक नया बदलाव कर दिया गया है। तो समझिए दोस्तों, रिजल्ट आने से पहले सारी कुछ बदलाव हो रही है। तो रिजल्ट भी अब आपकी ज्यादा दूर नहीं है, रिजल्ट भी आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बाकी सारी डिटेल देख लेते हैं कि आखिर इसमें अब क्या बदलाव इन्होंने किया है और क्या क्या चीजें हैं जो कि अभी ऐड किए हैं। तो सबसे पहले देखिए, फॉलोइंग पैराज आर एडेड टू एडेंडम नंबर 1 टू कोरिजेंडम एंड अमेंडमेंट नंबर 4 पब्लिश्ड ऑन आरआरबी वेबसाइट ऑन 12/8/2022। यानी आरआरबी के वेबसाइट पे 12 अगस्त 2022 को एक नोटिस आई थी कोरिजेंडम वाली, जो कि उसका नाम था कोरिजेंडम नंबर 4। अब उसमें एडेंडम नंबर 1 आए थे, उसमें कुछ चीजें हैं जो कि इन्होंने और ऐड कर दिया है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, और कुछ चीजें रूल्स है जो कि जोड़ दिए हैं। तो पहले तो अमेंडमेंट नंबर 4 देख लेते हैं हम लोग, जो कि 12/8/2022 डेट में आई थी। तो ये रही फ्रेंड्स वो अमेंडमेंट नंबर 4 वाली नोटिस, जो कि यहाँ पे 12/8/2022 को इन्होंने जारी किया था। इसमें देख सकते हो कि काफ़ी कुछ रूल्स में जो बदलाव किए थे, जो नया वाला परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन बदल चुका था, यह सारा कुछ इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया था कि परसेंटाइल स्कोर आखिर क्या होगा छात्र के, इसके बाद आखिर परसेंटाइल स्कोर कैसे इंडिकेट किए जाएंगे, इसके बाद फॉर्मूला क्या होगा परसेंटाइल स्कोर निकालने का, और यही परसेंटाइल स्कोर जो होंगे वही आपके नॉर्मलाइज्ड स्कोर भी माने जाएंगे। इसके बेसिस पे ही आपके PET के लिए रिगार्डिंग शॉर्ट लिस्टेड होंगे छात्र और रिजल्ट आपके आएंगे, ना कि रॉ मार्क्स के बेसिस पे। देखिए यहाँ पे साफ साफ बता दिए गए थे। इसके बाद देखा जाए तो इसमें टोटल 7 पॉइंट का मेंशन किया था और इसके बाद ये नोटिस खत्म हो जा रही थी 7 पॉइंट के बाद। अभी देखिए जो नोटिस लेटेस्ट वाली आई है अमेंडमेंट नंबर 2 वाली, आज के दिन में 6/12/2022 डेट में, इसमें देखिए और भी पॉइंट ऐड किए गए हैं। और पॉइंट यहाँ पे देखिए, कंटिन्यूड फ्रॉम लास्ट पैरा नंबर 7 ऑफ एडेंडम नंबर 1। यानी जो 7 पॉइंट अभी आप लोगों ने देखा, उस पॉइंट से और भी आगे करके इन्होंने मेंशन किया है और भी चीजें ऐड की है, जो कि पॉइंट नंबर 8 से ये लोग शुरू कर रहे हैं उसी नोटिस में। तो पॉइंट नंबर 8 में इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है, इन ऑर्डर टू फाइनलाइज द मेरिट बेस्ड ऑन परसेंटाइल स्कोर। यानी परसेंटाइल स्कोर के बेसिस पे जैसा कि मेरिट बनेगा, फाइनलाइज होगा, एज मेंशन्ड एबव इट इज नेसेसरी टू इंक्लूड ओनली दोज कैंडिडेट्स इन द मेरिट who have secured minimum percentage of marks for eligibility in various categories, that is you are 40%, EWS 40%, OBC non-creamy layer 30%, SC 30% और ST 30% as per qualifying criteria given in para number 14.1 of CEN number RRC 1/2019। यानी जो आपके परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन निकाले जाएंगे वो उन्हीं छात्र के निकाले जाएंगे, यानी मेरिट में सिर्फ वही छात्र रहेंगे जो कि कम से कम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे छात्र लाएंगे। जैसा कि इन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी बता रखा था कि जो अनरिजर्व कैटेगरी वाले छात्र होंगे उनको कम से कम 40% मार्क्स लाने होंगे। यानी 100 मार्क्स के पेपर हुए थे तो कम से कम यूआर वाले छात्र को 40 नंबर लाने ही लाने हैं, वरना डिस्क्वालीफाई ऐसे भी घोषित कर दिए जाते हैं। और ये दोस्तों पहले ही इन्होंने बता दिया है नोटिफिकेशन में। EWS की बात करें तो कम से कम इनको भी 40 नंबर लाना ही लाना है। OBC की बात करें तो OBC क्रीमी लेयर में, नॉन क्रीमी लेयर में देखा जाए तो कम से कम OBC वालों को 30 नंबर यहाँ पे लाना ही लाना है रॉ मार्क्स। इसके बाद बात करें SC कम्युनिटी की तो SC कम्युनिटी में कम से कम 30 नंबर लाना ही लाना है। और ST की बात करें तो कम से कम ST में भी 30 नंबर लाना ही लाना है।
ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो यूआर 40-40 और ओबीसी SC ST 30-30 लिखा गया है, इसका कट ऑफ से कोई वास्ता नहीं है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए है कि कम से कम तो इतना नंबर कैटेगरी में आपको लाना ही होगा, तभी आपके जो मेरिट बेस्ड होंगे और परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन और हर कुछ मेरिट के अकॉर्डिंग आपके सिलेक्शन हो पाएंगे। इससे अगर कैटेगरी वाइज कम कम आते हैं तो समझिए कि भूल जाइए कि आपका सिलेक्शन हो भी पाएगा। तो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया गिवन इन पैरा नंबर 14.1। अब 14.1 पैरा को भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, ये रही पैरा नंबर 14.1 आपकी आरआरसी ग्रुप डी की नोटिफिकेशन की। इसमें देखा जाए तो पहले ही ये लोग नोटिफिकेशन में ही बता रखे थे ये वाली पॉइंट कि कम से कम आपको मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो कि यूआर को 40, ईडब्ल्यूएस को 40, ओबीसी को 30 और एससी को 30 और एसटी को 30 यहाँ पे लाना ही होगा, तभी जाके आपके मेरिट यहाँ पे बन पाएंगे। और बाकी जो पीडब्ल्यूबीडी दिव्यांग छात्र हैं उनको रिलैक्सेशन दिया गया है 2% का, यानी जो पीडब्ल्यूबीडी वाले हैं उनको यूआर में 38 भी लाते हैं तो यहाँ पे एक्सेप्टेड होगा, ईडब्ल्यूएस में 38 भी लाएंगे तब भी यहाँ पे इनका मेरिट बनेगा बाद में, ओबीसी में एससी में एसटी में यहाँ पे 28 भी लाएंगे, 28% मार्क्स भी, तभी इनके मेरिट में आएंगे। तो यही चीज़ें इसमें यहाँ पे इन्होंने लिखा है। इसके बाद लिखा है पैरा 15.0 स्टेट्स दैट शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर वेरियस स्टेजेस शैल बी बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम व्हेनेवर सीबीटी इज कंडक्टेड इन मल्टीपल सेशन फॉर द सेम सिलेबस। और पैरा नंबर 15 में बताया गया है कि छात्रों का जो यहाँ पे सिलेक्शन होगा, पीईटी के लिए सिलेक्शन होंगे, फाइनल सिलेक्शन या फिर जो भी कह लें, तो वो यहाँ पे छात्र के नॉर्मलाइज्ड मार्क्स पे किए जाएंगे। जैसे कि मल्टीपल सेशन में एग्जाम चले हैं, काफ़ी सारे शिफ्टों में एग्जाम चले हैं सेम सिलेबस वाले पेपर के लिए, तो यहाँ पे जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स होंगे उसके बेसिस पे ही फाइनल सिलेक्शन छात्र के किए जाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहीं पे बदलाव किए गए हैं। देखिए पॉइंट नंबर 9 में, फॉर दिस द परसेंटाइल स्कोर ऑफ ईच कैंडिडेट विल बी कन्वर्टेड इनटू नॉर्मलाइज्ड मार्क्स बाय इंटरपोलेशन ऑफ रॉ मार्क्स इनटू बेस शिफ्ट बाय यूजिंग स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ इंटरपोलेशन फॉर द purpose of deciding minimum qualifying marks as well as giving weightage in marks to CCAA candidate। यानी फ्रेंड्स देखिए, परसेंटाइल स्कोर निकालने का तो फॉर्मूला इन्होंने पहले भी कोरिजेंडम में बताया था कि किस प्रकार से निकलेंगे, बिल्कुल नॉर्मल सा फॉर्मूला है। लेकिन अब ये लोग बोल रहे हैं कि परसेंटाइल स्कोर जो होंगे ईच कैंडिडेट के वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा नॉर्मलाइज्ड मार्क्स में, यानी परसेंटाइल स्कोर निकालने के बाद भी एक नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ये लोग निकालेंगे बाय इंटरपोलेशन ऑफ रॉ मार्क्स, यानी रॉ मार्क्स के बेसिस पे इनटू बेस शिफ्ट, यानी बेस शिफ्ट को भी देखा जाएगा। अब बेस शिफ्ट आगे इन्होंने डिफाइन किया है कि किस शिफ्ट को यहाँ पे बेस शिफ्ट माना जाएगा, बाय यूजिंग स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फॉर्मूला। कुछ स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फॉर्मूला होंगे, उसको यूज करते हुए यहाँ पे नॉर्मलाइज्ड मार्क्स निकाले जाएंगे परसेंटाइल मार्क्स के बेसिस पे। और यही जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आपके होंगे ये किस पर्पस के लिए यूज किए जाएंगे, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड करने के लिए, किनके, CCAA एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले छात्रों के लिए। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, देखिए जब यहाँ पे रूल में चेंज हुआ था तो एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले छात्र थे, इनका रूल में क्या बदलाव हुआ है कि इनके लिए जो सीबीटी में पेपर में जो यहाँ पे एग्जाम में जो मार्क्स छात्र लाएंगे उनके मार्क्स प्लस यहाँ पे एनसीवीटी यानी कि एक्ट अप्रेंटिसशिप में जितने इनके मार्क्स आएंगे उनका 1/3 मार्क्स, ये दोनों ऐड करके इनके मेरिट बनाए जाएंगे। अब कई सारे शिफ्टों में पेपर चले, अब सब मिक्स करके ही एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले छात्र भी पेपर देने गए थे। किन्हीं का इजी शिफ्ट में पढ़ा होगा, किन्हीं का टफ शिफ्ट में, किन्हीं का मॉडरेट शिफ्ट में पढ़े होंगे। तो अगर ओवरऑल सभी छात्रों के साथ ही इनके परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन निकाल दिए जाते हैं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इनको अच्छे मार्क्स लाने के लिए, क्योंकि 20 नंबर, 25 नंबर, 30 नंबर, ज़्यादा नंबर बहुत सारे छात्र के हैं नहीं एक्ट अप्रेंटिसशिप में। तो इतने कम मार्क्स में भी अगर इनके यहाँ पे परसेंटाइल निकाले जाए तो और भी कम हो जाएगा। तो आखिर इनके किस तरह से निकाले जाएंगे जो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे और कैसे इनके मेरिट डिसाइड किए जाएंगे, तो इन्हीं के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जो होगा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, अब परसेंटाइल स्कोर निकालने के बाद यहाँ पे एक नॉर्मलाइज्ड मार्क्स निकाला जाएगा जो कि रॉ मार्क्स के बेसिस पे इंटरपोलेशन करके निकाले जाएंगे कुछ मैथमेटिकल स्टैंडर्ड फार्मूला के बेसिस पे, जो कि इन्होंने इस फार्मूला का जिक्र यहाँ पे नहीं किया कि आखिर कौन से फार्मूला लगाएंगे, लेकिन इस तरह से बता दिया है। और सीसीए वाले छात्र को वेटेज देने के लिए भी इसी तरह से फार्मूला निकाल के ये लोग यहाँ पे देंगे। अब दोस्तों अभी भी एक चीज़ पूरी तरह से यहाँ क्लियर नहीं हो रहे हैं कि जो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया रखा गया है, जैसे कि नॉर्मल छात्रों के लिए तो ये ठीक है, यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी वाले के लिए, लेकिन जो एक्ट अप्रेंटिस वाले छात्र हैं आखिर उनका क्या उनको भी कम से कम यूआर में 40-40 और यहाँ पे ओबीसी में 30 और एससी एसटी में 30-30 लाने होंगे। तो ये अभी भी ये लोग पूरी तरह से 100% क्लैरिफाई नहीं किए हैं। हालांकि इसमें देखा जाए तो ये वाले पॉइंट में ऐसे लिख रहे हैं कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सीसीए वालों को डिसाइड करने के लिए ये फॉर्मूला ये लोग निकालेंगे। तो हो सकता है कि परसेंटाइल
स्कोर निकालने के बाद एक नॉर्मलाइज मार्क्स निकाल के ये जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है इसके बेसिस पे बाद में डिसाइड करें कि आखिर इनके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या हो सकते हैं एक अप्रेंटिस वालों के लिए, क्योंकि इनके रिक्रूटमेंट के रूल बदल चुके हैं और बाकी सारी कैसे वेटेज मिलेंगे इनके एक अप्रेंटिस वाले मार्क्स के, उनके बारे में भी इसी फॉर्मूला के बेसिस पे निकालेंगे। तो ये और क्लैरिफाई करना चाहिए था और डिटेल में इनको बताना चाहिए था। तो बस रिक्रूटमेंट के पहले दोस्तों इस तरह से अभी ये लोग बता दिए हैं। आगे देख लीजिए यहाँ पे अब बेस शिफ्ट जो यहाँ पे जिक्र किया है इन्होंने, आखिर इस बेस शिफ्ट को कैसे डिसाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे बोले हैं बेस शिफ्ट फॉर द एबव पर्पस इज डिफाइंड एज शिफ्ट हैविंग द हाईएस्ट मीन एवरेज अमंग ऑल द शिफ्ट ऑफ सीबीटी विथ ए कंडीशन दैट इज प्रेजेंट कैंडिडेट काउंट शुड बी 70% और मोर देन द एवरेज ऑफ ऑल शिफ्ट। यानी बेस शिफ्ट किसको माना जाएगा, तो जितने भी शिफ्टों में आपके आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम हुए हैं उसमें से जिस शिफ्ट का हाईएस्ट मीन आएगा यानी एवरेज मार्क्स जिस शिफ्ट का ज्यादा आएगा उसी को बेस शिफ्ट माना जाएगा। लेकिन उसमें भी कंडीशन इन्होंने दे रखा है कि उस शिफ्ट में कम से कम जो प्रेजेंट होने चाहिए, प्रेजेंट कैंडिडेट यानी उपस्थिति छात्रों की होनी चाहिए कम से कम 70% या फिर उससे ज्यादा छात्रों की उपस्थिति होनी चाहिए, तभी उसको बेस शिफ्ट के तौर पे माने जाएंगे। अगर किसी शिफ्ट के ज्यादा से ज्यादा एवरेज मार्क्स आ रहे हैं और वहां पे 60% के आसपास ही अटेंडेंस रही है तो उसको यहाँ पे बेस शिफ्ट नहीं माने जाएंगे। आगे देख लीजिए इन केस द हाईएस्ट मीन ऑफ टू शिफ्ट इज सेम देन द शिफ्ट हैविंग हाईएस्ट इंडिविजुअल मार्क्स शैल बी कंसीडर्ड एज बेस शिफ्ट। अगर दो शिफ्ट का यहाँ पे जो है एवरेज मार्क्स सेम टू सेम आ जाता है तो ऐसे केस में जिस शिफ्ट में छात्रों के मार्क्स यहाँ पे हाईएस्ट होंगे, जो कि ज़्यादा नंबर लाने वाले टॉपर होंगे, तो उसी को यहाँ पे बेस शिफ्ट मान लिया जाएगा। इन केस बोथ द हाईएस्ट मीन एंड द हाईएस्ट इंडिविजुअल मार्क्स आर द सेम at the shift having highest present candidate count shall be considered as base shift to break the tie। और ऐसे केस में अगर मार्क्स भी दोनों के सेम है टॉपर वाले के और यहाँ पे जो हाईएस्ट दोनों के एवरेज भी है दोनों शिफ्ट के, तो ऐसे केस में यहाँ पे बताए गए हैं कि हाईएस्ट प्रेजेंट कैंडिडेट जिसमें ज़्यादा छात्र प्रेजेंट रहेंगे, जिनकी अटेंडेंस ज़्यादा रहेगी, उसको यहाँ पे बेस शिफ्ट मानेंगे। तो ये जो बेस शिफ्ट माना क्यों जा रहा है, क्योंकि आपके परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन निकालने के बाद दोस्तों एक नॉर्मलाइज्ड मार्क्स निकाले जाएंगे, उसी से मेरिट आपकी डिसाइड किए जाएंगे। और खास करके सीसीए एक्ट अप्रेंटिसशिप वालों के लिए ये लाइन लिखी गई है, तो इनके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इसी तरह से काउंट किए जाएंगे और प्लस वेटेज जो मार्क्स के दिए जाएंगे इसी बेसिस पे दिए जाएंगे। और ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ ये एक अप्रेंटिस वालों के लिए नहीं, ये जो चीज़ें हैं जैसे कि परसेंटाइल स्कोर के बाद नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ये लोग निकालेंगे एक स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फार्मूला से बेस शिफ्ट को मानते हुए, तो ये सारे के सारे नॉर्मल छात्रों के लिए भी इसी तरह से ये लोग अब निकालने वाले हैं। और प्लस एक अप्रेंटिस वालों के लिए तो यहाँ पे लाइन लिखी रखी है। तो समझिए फ्रेंड्स, एक और प्रोसेस ये लोग बढ़ा दिए, एक और एक्स्ट्रा चीज़ कर दिए कि पहले बोल रहे थे कि परसेंटाइल स्कोर जो आएंगे उसी पे हम लोग यहाँ पे कट ऑफ बना देंगे, मेरिट बना देंगे, लेकिन अब बोल रहे हैं कि परसेंटाइल स्कोर निकालने के बाद भी एक नॉर्मलाइज्ड मार्क्स निकालेंगे बेस शिफ्ट को मानते हुए, जो कि बेस शिफ्ट का इन्होंने क्राइटेरिया यहाँ पे बताया कि किसको माना जाएगा। और एक स्टैंडर्ड नॉर्मलाइजेशन फार्मूला के बेसिस पे ये लोग यहाँ पे नॉर्मलाइज्ड मार्क्स निकाल के ही मेरिट लास्ट में बनाएंगे। तो ये रेफरेंस अपडेट फाइनली यहाँ पे एक और अपडेट इन्होंने जारी किया है, इस तरह से कोरिजेंडम किया है। तो समझिए कि रिक्रूटमेंट के पहले ये सारे प्रोसेस कर रहे हैं, तो रिजल्ट भी आपकी अब दूर नहीं है, रिजल्ट भी अब जल्द से जल्द आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हालांकि इनको और भी अच्छे से डिटेल में बताने चाहिए थे और कौन सा फार्मूला उपयोग करेंगे इसके लिए, ये सारा कुछ भी इनको बताना चाहिए था, लेकिन अभी इस तरह से कुछ खास ज़्यादा इलेबोरेट करके ये लोग नहीं बताए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।